कब्रिस्तान है। अब आप सोच करके देखिए कि किस तरह से इस देश में मुसलमानों को जलील और परेशान करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ वक्फ की ज़मीनों को छीनने के लिए वक्फ बिल जैसे कानून बनाने की कोशिशें हो रही है, उसमें तरमीम करके हिंदुस्तान के मुसलमानों को परेशान करने की साजिशें रची जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जब लोगों के पास कब्रिस्तान है और आज से नहीं बल्कि कहा जा सकता है कि कई दशकों से वहाँ पर लोगों को दफन किया जाता है, उस ज़मीन को भी ये लोग छीनना चाहते हैं। अगर आपको सरकारी भवन बनाना है अच्छी बात है, आपको स्कूल बनाना है, कौन नहीं चाहता है कि उसके माशरे में, उसके इलाके में स्कूल ना हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि कल को आप किसी कब्रिस्तान या किसी शमशान घाट पर स्कूल बनाने की बात करने लगे। अभी हाल ही में मधुबनी ज़िला के ही एक असुथु एक जगह है, वहाँ पर अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा एक स्कूल बनाया जा रहा है। वहाँ के विधायक जी वहाँ पर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि हम स्कूल नहीं बनाने देंगे। समझ नहीं आ रहा है कि जहाँ पर स्कूल सही ज़मीन पर बन रही है वहाँ पर विधायक जी कह रहे हैं हम बनने नहीं देंगे, और एक जगह जब कहा जा सकता है कि कब्रिस्तान है तो वहाँ पर इन लोगों को स्कूल बनाना है, तो हालात सही नहीं है। ऐसे में अगर सिस्टम इसी तरह से करेगी तो मुसलमानों को मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ेगा, और नतीजा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहन बेटियाँ इस कड़ी धूप में जब लोग पसीने से तरबतर हैं, यहाँ एक बीच सड़क के पास उतर करके उन लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है। कागजात हाथों में है। मुझे उम्मीद है कि मधुबनी जिला पदाधिकारी महोदय इस पूरे मामले को खुद से संज्ञान में लेंगे, और अगर न सिर्फ मधुबनी जिला पदाधिकारी को बल्कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को इस पूरे मामले को देखना चाहिए कि जब इन लोगों के पास तमाम कागजात है तो फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको स्कूल एक कब्रिस्तान के ऊपर बनाना है। इस पूरे मामले को लेकर के ये लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, यकीनी तौर पर ये लोग कुछ ना कुछ काम करते होंगे। अपना काम धाम छोड़ करके राम लखन जैसे लोग जब सड़क पर उतर करके मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते हैं तो लगता है कि ये मामला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि कल आने वाले दिन में ये भी मुमकिन है कि किसी हिंदू को भी इसी तरह परेशान किया जाए। कभी शमशान घाट पर इस तरह की बातें हो सकती है, तो कभी कब्रिस्तान पर इस तरह की बातें हो सकती है कि नहीं वहाँ पर वास्तव में जो है सो सखुआ में कब्रिस्तान है और वहाँ कब्र में दफनाया गया है जनाजा। तो ये पूरा जो है सो कब्रिस्तान है, वर्षों से लोग वहाँ कर रहा है। तो ये सरकारी भवन बना करके ये कहीं न कहीं एक समुदाय के साथ कुठाराघात, और एक समुदाय ही नहीं आम जन के साथ एक कुठाराघात है। कहीं श्मशान है उस पर आप सरकारी भवन बनाएंगे, कहीं कब्रिस्तान है उस पर सरकारी भवन बनाएंगे, तो ये कहीं न कहीं भावना पर ठेस लगता है। कभी देखा है किसी को दफन होते हुए वहाँ? मेरी अम्मी इंतकाल की है, मेरा अब्बा इंतकाल किया है, और मेरा दादा दादी सब एक ही लाइन से है, जो कि अभी हमको लग रहा है कि पूर्णतः आपका कहना है कि आपके अब्बा, उनके अब्बा, दादा दादी एक ही लाइन से दफन है, जो कि जिंदा अभी कब्र है। अभी हमको लग रहा है कि अभी वो अच्छी तरीके से गला भी नहीं होगा। इस बात का हम लोग को अफसोस है कि उसको रेंद करके और लाश को वहाँ पर हटाया जाएगा। इससे हमको बहुत खौफ नज़र आ रहा है, और हम लोग रोना आते हैं कि हम लोग इस सूबे के मुखिया नीतीश कुमार हम लोग का सेकुलर नेता थे, हम लोग उनसे भरोसेमंद थे पूरे, लेकिन आज उन्हीं के द्वारा और उन्हीं के पदाधिकारी के द्वारा कहे जाते हैं कि हमारे ऊपर से दबाव बना हुआ। बड़ी उम्मीद थी कि हमारे नीतीश बाबू हम लोग के सेकुलर हैं, हम लोग के रहबर हैं मुसलमानों के, तो हमारे क्षेत्र के एक संजय झा हैं राज्यसभा के सदस्य, वो उनका अभिनंदन समारोह था मधुबनी में, तो वो सुबह होकर अपने घर आए थे। 200 आदमी तकरीबन वहाँ बैठे थे। मैं ये आवेदन पेश किया, हमने आग्रह किया कि हुजूर थोड़ा इसको अपने तौर से देख लिया जाए। तो हमको भरे सभा में कहते हैं, कह रहे तुम लोग मुसलमान वोट देता है, दिया है, नीतीश को वोट दिया है? हम कहा बिल्कुल दिया है हुजूर। नहीं गलत था, तो हम कहा बिल्कुल हम गलत सही कह रहे हैं। संजय झा जी हमसे बोले, सैकड़ों लोग वहाँ बैठे हुए थे कार्यकर्ता, और हमको इस तरीके से टारगेट किया गया। हम आशा लेकर गए थे कि हमारे नीतीश बाबू के ये मंत्री हैं, हमारी बात को सुनेंगे, हमारे दर्द को सुनेंगे। तुमको ये पता नहीं है कि वहाँ जो ये भी बोले, वो अनुमंडल पदाधिकारी के चैम्बर में हम लोग गए, बुलाए हम लोगों को। हम लोगों ने कहा कि हुजूर ये सारा रिपोर्ट है और आपने चश्मे से देखा भी है, हम तो यही हुजूर से न्याय चाहेंगे, जो हमको न्याय मिले, खबर मेरा बरकरार रहे। हम लोग को किस तरह आस्था पर आँच नहीं आए। कहा कि ये हरगिज नहीं हो सकता है, बनेगा तो वहीं बनेगा, क्योंकि ऊपर से हमको प्रेशर है, लॉ एंड ऑर्डर का मालिक हैं हम। अगर आप लोग हंगामा नहीं कीजिए, हमका एक तरफ जब देश में वक्फ बोर्ड को लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही है, लोग, आप तमाम लोग जानते हैं, खास करके मुस्लिम समुदाय के लोग क्यूआर कोड के ज़रिए ईमेल करके अपनी ज़मीन, अपनी संपत्ति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में मधुबनी ज़िला अंतर्गत फुलपरास अनुमंडल से एक ऐसी खबर सामने आई है जो काफ़ी चौंकाने वाली है। यहाँ अंग्रेज़ों के ज़माने से एक कब्रिस्तान है, और अब उस कब्रिस्तान के ऊपर स्कूल बनाने के लिए बाज़ाब्ता बिहार सरकार ने ज़मीन अलॉट कर दी है। अब सोचने वाली बात है कि जहां हज़ारों लोगों को दफन कर दिया गया, वहां पर उस कब्रिस्तान के ऊपर स्कूल बनाने की बात कैसे सामने आई।
हम अभी मौजूद हैं फुलपरास में। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आपको हम बताएं कि यहाँ पर एक बैनर पर सीधे तौर पर ये लौखी प्रखंड के ज़िला मधुबनी बिहार करके एक यहाँ बैनर पर लिखा हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सखुआ के कब्रिस्तान ज़मीन पर सरकारी भवन निर्माण पर रोक लगाओ का नारा लगाते हुए यहाँ पर कब्रिस्तान बचाओ संघ नरहैया के द्वारा अनुमंडल कार्यालय फुलपरास पर दिनांक 23 सितंबर से समय 11 बजे से अनिश्चितकालीन धरना पर लोग बैठ गए हैं। सवाल यह है कि आखिरकार इन लोगों को धरना पर क्यों बैठना पड़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह हुई कि एक कब्रिस्तान के ऊपर बिहार सरकार को ज़मीन अलॉट करना पड़ा। यहाँ पर जब हमने स्थानीय लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि लगभग सन 1935-40 के बीच से उस जगह पर जिसका नाम सखुआ है वहाँ पर कब्रिस्तान है। यानी कि देश की आज़ादी से पहले जिस जगह पर कब्रिस्तान, जहाँ हज़ारों लोगों को दफन कर दिया, आखिरकार वहाँ पर स्कूल को अलॉट कैसे कर दिया गया, सरकारी भवन बनाने की बात कैसे सामने आ गई। आपको बताते चले कि सन 1965 में अपर समाहर्ता दरभंगा के द्वारा उस ज़मीन को जो कब्रिस्तान था उसे एक फौजी के नाम पर बंदोबस्त भी कर दिया गया था, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर के अपर समाहर्ता को शिकायत की। फिर सन 1966 को अपर समाहर्ता खुद पहुंचे कब्रिस्तान के पास और उस जमीन के पास। जब वो वहां पहुंचते हैं उसके बाद अपर समाहर्ता इस बात को कबूल करते हैं कि बगैर जांच और पड़ताल के हमने जो है एक बड़ा फैसला ले लिया था और ज़मीन एक फ़ौज को बंदोबस्त कर दी, लेकिन अब चूंकि जब हम ज़मीन पर उतरे और हमने देखा हालात को, तब हम उस फैसले को रद्द करते हैं और इस ज़मीन को कब्रिस्तान के लिए देते हैं। अब सवाल यह है कि जब सन 1966 में ये फैसला ले लिया गया तब फिर इस बात पर अमल आज तक क्यों नहीं हुई। चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ दरभंगा समाहर्ता ही नहीं बल्कि सन 1979 के आसपास मधुबनी मजिस्ट्रेट के पास भी इस कब्रिस्तान का मामला पहुंचा। मधुबनी मजिस्ट्रेट ने भी अपर समाहर्ता दरभंगा के उस फैसले को बरकरार रखा कि ये ज़मीन कब्रिस्तान की है। तो फिर आज सन 2024 में जब बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है जो खुद को सेकुलर नेता मानते हैं, हालांकि वो एनडीए के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, ऐसे में उनकी एक मंत्री के बारे में ये खबर सामने आ रही है, हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये खबर सामने आई है कि एक मंत्री हैं, परिवहन मंत्री हैं यहाँ की शीला मंडल जी, उन्होंने एक स्कूल जो है अलॉट करवाया, यानी कि एक सरकारी भवन जो है इस क्षेत्र के लोगों के लिए अलॉट करवाए। लेकिन सवाल यह है कि जहाँ पर इतनी वीरान ज़मीनें हैं वहाँ पर उन्हें कब्रिस्तान की ही ज़मीन क्यों मिली। इसको लेकर के लोग काफ़ी परेशान हैं। जहाँ हज़ारों लोगों को दफन किया गया है उसी जगह पर अगर आप स्कूल बनाते हैं, उसी जगह पर अगर आप सरकारी भवन बनाते हैं तो यकीनी तौर पर ये मुस्लिम समाज के लोगों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। लोग जो कब्रिस्तान में दफन हैं उनकी आप बेहुरमती करना चाहते हैं। यही वजह है कि लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि देश भर में अभी खास करके मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। वक्फ बिल सरकार लेकर के आती है, उसको लेकर के लगातार आप जानते हैं कि जेपीसी गठित किया गया, उसको लेकर के चर्चाएं अभी जारी है कि क्या वक्फ की ज़मीनें छीन ली जाएगी। और अभी हालात ये है कि बिहार से खबर सामने आई है कि कब्रिस्तान की ज़मीन को छीन करके वहाँ पर स्कूल बनाने की बात सामने आ रही है। हम यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार वो धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, आखिर उनके धरना प्रदर्शन करने की वजह क्या है। लोगों ने हमें बताया है कि उन लोगों ने जिला पदाधिकारी को, फुलपरास के एसडीएम को इस पूरे मामले की जानकारी दी है। फुलपरास के एसडीएम महोदय ने सीधे तौर पर यह बात कही कि उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इस पूरे मामले को देखेंगे, लेकिन जो लोग बता रहे हैं वो ये कि कब्रिस्तान के ऊपर सरकारी भवन बनाने की जो प्रक्रिया है वो अभी जारी है। हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ बात करते हैं। अभी हम मौजूद हैं फुलपरास में और हम पहुंचते हैं धरना प्रदर्शन के स्थल पर और देखते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के लोग क्या कुछ बातें कर रहे हैं। सीधे तौर पर अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर हज़ारों की भीड़ है, बहुत सारे लोग यहाँ पर जमा हैं और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ बातें करते हैं। हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और इस पूरे मामले के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। यकीनी तौर पर ये मुस्लिम समाज के लोगों की आपस की लड़ाई है और इस वजह से थोड़ा सा साइड हो जाइए, इस वजह से हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ बातें करते हैं। आपको बताते चलें कि अभी हाल में मुस्लिम कौम के जो लोग हैं वो वैसे भी अपनी संपत्ति को बचाने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। ऐसे में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने हाथों में कई सारे कागजात लिए हुए बैठे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि ये तमाम लोग क्या कुछ बातें करते हैं। तो अभी यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने की असल वजह क्या है। क्या नाम है आपका? राम लखन यादव, जिला परिषद लौकी। ये तो बड़ी चौंकाने वाली बात है भाई। तब से हम सोच रहे थे कि यहाँ पर कोई रहीम होगा, लेकिन राम लखन हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। राम लखन जी, कब्रिस्तान बचाने के लिए आप बैठे हुए हैं, क्या आपको असल वजह लग रही है? आखिर ऐसा क्या हुआ? एक तरफ बिहार में भी नीतीश जी की सरकार है
तो खुद को तो वो सेकुलर नेता मानते हैं। केंद्र में एनडीए की सरकार है, वक्फ का मामला अभी चल रहा है, वो एक अलग मामला है, लेकिन अभी कब्रिस्तान के मामले को लेकर के हम बात करेंगे। क्या असल बात हुई है? क्या आप लोगों के कब्रिस्तान को छीना जा रहा है? क्या कुछ किया गया है? सारी डिटेल बताइए। मुख्य बात है कि सखुआ में कब्रिस्तान अवस्थित है बरसों से, और वहाँ पर हज़ारों जनाजा को दफनाया गया है। वो अवशेष उसका अभी भी मौजूद है। 1-2 महीना पहले भी एक आदमी को वहाँ दफनाया गया है, और ये सीओ आनन फानन में, घोड़िया अंचल अधिकारी जी आनन फानन में बगैर जांच पड़ताल किए वो जो है सो एनओसी दे दिया है सरकारी भवन निर्माण के लिए। तो हम लोगों का मानना साफ है कि वहाँ पर कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान रहेगा। हम लोग जिला पदाधिकारी से भी बात किए थे जा कर के, एक सचिव मंडल उनसे मिले थे जा कर के, ये संघ के लोग, कब्रिस्तान बचाओ संघ के लोग जा कर के, सखुआ कब्रिस्तान बचाओ संघ के लोग जा कर के वहाँ मिले थे जिला पदाधिकारी से। लगभग 1 सप्ताह पहले गए थे। उसके बाद हम खुद सीओ से मिले थे जा कर के, घोड़िया अंचलाधिकारी जी से, और हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप उसका पड़ताल कर लीजिए। और सीओ साहब गए भी थे और वो देखा भी कि नहीं, वहाँ पर वास्तव में जो है सो सखुआ में कब्रिस्तान है और वहाँ कब्र में दफनाया गया है जनाजा। तो ये पूरा जो है सो कब्रिस्तान है, वर्षों से लोग वहाँ कर रहा है। तो ये सरकारी भवन बना करके ये कहीं न कहीं एक समुदाय के साथ कुठाराघात, और एक समुदाय ही नहीं, आम जन के साथ एक कुठाराघात है। कहीं श्मशान है, उस पर आप सरकारी भवन बनाएंगे, कहीं कब्रिस्तान है, उस पर सरकारी भवन बनाएंगे। तो ये कहीं न कहीं भावना पर ठेस लगता है। इसीलिए हम लोग ज्ञापन दिया है एसडीओ साहब को, और उनसे कहा भी है कि आप इस पर वो जा कर के वो भी देखें। और हम लोग कहा है कि आप सहानुभूतिपूर्वक विचार करके, जो वहाँ पर कब्रिस्तान बरसों से वहाँ है, वहाँ पर सारा जो मुसलमान लोग जो है वहाँ कर रहा है, दफनाया जा रहा है, तो उसको कायम रखने के लिए निवेदन किया है। अभी भी हम कर रहे हैं कि आप उसको उच्च स्तरीय आप जांच करवा लीजिए। काम जो करवाने की बात हो रही है उस पर रोक लगाइए, आप जांच कर लीजिए वहाँ पर वास्तव में कब्रिस्तान है, और कब्रिस्तान को रहने दीजिए। यही एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब सीओ साहब पहुँचते हैं वहाँ पर, तब वहाँ पर आप लोग थे? हाँ, क्या सीओ साहब को कब्रिस्तान दिखाई दिया था? एकदम दिखाई दिया। दिखाई दिया। वहाँ पर क्या बोले थे? आश्वासन दिया जो हम देखते हैं उसको। फिर बाद में उन्होंने एनओसी दे दिया। एनओसी तो पहले दे दिया था बिना आनन फानन। और सबसे ये है कि आपको हमारे साथियों ने बताया कि 1965 में जो वहाँ के दरभंगा के जो उपसमाहर्ता जी थे, वो खुद अपने कलम से कब्रिस्तान का वहाँ स्वीकृति जो है दिया है। 44 हुआ, 44 का भी डिग्री कब्रिस्तान के पक्ष में है। जब सारा कागजात है तब आप उस पर जो है, और सबसे है कि वर्तमान में वहाँ पर जो है सो लाश को दफनाया जा रहा है। तो ये कहीं न कहीं अनुचित हो रहा है। वहाँ आसपास में और ज़मीन है, खाली प्लॉट वगैरह जो सरकारी भवन बनाया जा सके? बगल में है। हम लोगों को उसमें बनाते हैं तो हमको कोई एतराज़ नहीं। बगल में है वहाँ ज़मीन, इसी कब्रिस्तान के बगल में ज़मीन। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुफरान अहमद है। गुफरान साहब, मुझे कुछ डिटेल मिला कि लगभग 1947 से पहले, यानी कि आज़ादी से पहले जो है कब्रिस्तान वहाँ पर थी। क्या सही है ये बात? ये हकीकत में है कि सैकड़ों वर्ष वहाँ कब्र है। 65 ईस्वी में अपर समाहर्ता महोदय दरभंगा के द्वारा एक फ़ौजी के नाम से बंदोबस्त कर दिया गया था। तो हमारे गार्जियन लोग अब्दुल्ला पयामी जो एक्स विधायक थे उस समय, उन्होंने अपर समाहर्ता महोदय के यहाँ 66 में मुकदमा दर्ज किया। वो अपर समाहर्ता महोदय खुद से चल कर आए वहाँ प्लॉट पर इंक्वायरी के लिए, कि वहाँ 2 समुदाय के बीच टकराव हो रहा था, बड़ी संगीन मामला था उस वक्त। तो जब वह कब्र देखे अपर समाहर्ता महोदय, कहने की वास्तविक के कब्र है, ये हमारे जानकारी में नहीं होने की वजह से मेरे द्वारा बंदोबस्त की गई थी। इसलिए मैं आज स्थल जांच किया है, वाकई कब्र पाया गया है। आज मैं इसको रद्द कर। ये जो आप दावा कर रहे हैं किस बिना पे कर रहे हैं? कोई प्रूफ है आप लोगों के पास? जी, मेरे पास अंचल अपर समाहर्ता महोदय जरा दिखाइए क्या है? कोई कॉपी मेरे पास जजमेंट का है। ये सारा कॉपी जो है, जी जी जी, ये ओरिजिनल कॉपी है। जी, कब का है ये कॉपी? ये 1966-67 का है। अच्छा, ये आपका डिस्ट्रिक्ट दरभंगा? जी जी, उस वक्त दरभंगा ही डिस्ट्रिक्ट था। डिस्ट्रिक्ट था हम लोगों का। तो 16/6/1967 का ये लेटर दिखाया जा रहा है। तो उस वक्त ये बात कबूल कर लिया गया अपर समाहर्ता के द्वारा कि उनसे गलती हुई। जी जी जी, वो बोले हैं कि नहीं जानकारी की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन मैं इसको वास्तविक तो अभी जो अधिकारी लोग आ रहे हैं, जी, जी। वो लोग अंग्रेजी तो जानते होंगे, जी, खूब। तो उनको दिखाया होगा? तो हमने उनको दिखलाया, सीओ साहब आए प्लॉट पर जाकर कब्र भी देखे,
हमने कहा क्या हुजूर हम लोग को क्या आश्वासन दे रहे हैं, कब्र बरकरार रहेगा कि नहीं? कहा कि ठीक है हम जांच कर जा रहे हैं, आगे रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद ठेकेदार को भेज दिया काम करने के लिए। हम तमाम समाज के लोग 500,000 वहाँ जमा हुए, सामान को वापस करवाया। तब एसडीओ साहब हमारे अनुमंडल पदाधिकारी फुलपरास और डीएसपी महोदय फुलपरास, यह दोनों आदमी पहुँचे नरहिया थाना पर। हम 5 गार्जियनों को बुलाया गया कि क्या कर रहे हैं आप लोग? हमने कहा हुजूर हमारे पक्ष में कब्रिस्तान है, हम लोग का ख़ानदान उसमें पूर्वजों दफन है और उसमें भवन बन रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सरकारी लिस्ट में नहीं है कब्रिस्तान। हम कहा सरकार के लिस्ट में हो या नहीं हो, मौजूदा अभी देखें अपने चश्मा से जाकर हुजूर, तो बेहद खुशी होगी हमको। उसी वक्त वो हमारे साथ फिर गए थे कब्रिस्तान, वहाँ चलकर देखे कि वास्तविक की कब्र है। तो हमने कहा कि हुजूर ये रकबा तकरीबन 16-17 एकड़ का है। आप इस बीच में एक नदी बह गई है, उस नदी के उस तरफ अभी 6-7 एकड़ ज़मीन बची हुई है जो बांस वगैरह लगाए हुए हैं, लोग निजी उपभोग कर रहे हैं, उसमें बना लीजिए, कोई आपत्ति नहीं हम लोग को, मगर इस कब्र को बचाया जाए। कहा ऐसा नहीं हो सकता है, ये यहाँ से हिल नहीं सकता है। एसडीओ साहब ऐसा जवाब दिया हमको। जी फुलपरास अनुमंडल पदाधिकारी के। और कहें कि आप लोग वार्ता में कल हमारे यहाँ मिलिए। तो हम लोगों ने एक खत्ता के रजिक मुखिया हैं हमारे गार्जियन, अंजार साहब हैं संग्राम, और इलाके के तमाम गार्जियन के लेकर मैंने परसों 21 तारीख को अनुमंडल पदाधिकारी के चैम्बर में हम लोग गए, बुलाए हम लोगों को। हम लोगों ने कहा कि हुजूर ये सारा रिपोर्ट है और आपने चश्मे से देखा भी है, हम तो यही हुजूर से न्याय चाहेंगे, जो हमको न्याय मिले, खबर मेरा बरकरार रहे। हम लोग को किस रास्ता पर आँच नहीं आए। कहा कि ये हरगिज नहीं हो सकता है, बनेगा तो वहीं बनेगा, क्योंकि ऊपर से हमको प्रेशर है, लॉ एंड ऑर्डर का मालिक हैं हम। अगर आप लोग हंगामा नहीं कीजिए, हम कहा हुजूर हम जब आपको अधिकार है तो हमें भी अधिकार है वहाँ खड़ा होने का, तो हम तो वहाँ जाएंगे। तो कहीं आप भीड़ लगा के खड़े नहीं हो सकते हैं। तो हम लोगों ने ये प्रदर्शनी का आयोजन किया, उनके आवेदन लिख करके दिया। आज हम लोग धरना प्रदर्शनी पर आए हैं अपनी मांग रखने के लिए। हम लोगों को अनदेखा किया जा रहा है। हमने डीएम साहब से 2 बार जाकर मिले, यही मिला कि आपको सरकारी कागज में तो नहीं है कब्र। हम कहा हुजूर वहाँ नहीं है, स्पॉट पर तो है। इससे पहले अपर समाहर्ता महोदय अपने कलम से हम लोग का आदेश करके दिए हैं, वो देख लिया जाए हुजूर, उसके बावजूद भी अनदेखी किया गया है। तो ये सारी बातों को आप समझ सकते हैं, ये दुख और दर्द समझ सकते हैं। एक तरफ बिहार सरकार के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार, वो अपने आप को सेकुलर नेता कहते हैं, अलग अलग मंचों से जा कर के ये कहते हैं कि हमने मुसलमानों के लिए ये किया वो किया। लेकिन वही मुखिया जी की मंत्री के द्वारा और उनके अलग अलग विभाग के बड़े बड़े पदाधिकारी और अधिकारियों के द्वारा इस तरह से लोगों को जलील किया जा रहा है। हमारे पास ये लेटर है, इसे पढ़ने वाला अगर कोई 5वीं 6ठी का भी सही क्लास का लड़का होगा तो पढ़ सकता है। मुझे उम्मीद है कि एसडीएम महोदय हो या मधुबनी ज़िला के पदाधिकारी हो, उन्हें इस कागज़ को पढ़ने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इसमें साफ़ सुथरी लफ्ज़ों में ये बातें लिखी हुई है कि किस तरह से अपर समाहर्ता के द्वारा इस ज़मीन को जो है शुरुआती वक्त में सन 1966 के आसपास जो है वो एक मिलिट्री के व्यक्ति को जो है वो दे दिया जाता है। लेकिन बाद में जब स्थान पर पहुँच करके अपर समाहर्ता खुद इस चीज़ को देखते हैं तो उन्हें इस बात का एहसास होता है कि ऐसा नहीं है। और बाद में ये ज़मीन जो है, जो लगभग 18 कट्ठा के आसपास बताया जा रहा है, 10 बीघा 18 कट्ठा, 10 बीघा 18 कट्ठा और 18 धूर, ये ज़मीन जो है वो सेटलमेंट कर दिया जाता है बाद में एज ए ब्यूरियल ग्राउंड। यानी कि साफ़ सुथरे लफ्ज़ों में ये बात कही गई है कि ये कब्रिस्तान है। अब आप सोच करके देखिए कि किस तरह से इस देश में मुसलमानों को जलील और परेशान करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ वक्फ की ज़मीनों को छीनने के लिए वक्फ बिल जैसे कानून बनाने की कोशिशें हो रही है, उसमें तरमीम करके हिंदुस्तान के मुसलमानों को परेशान करने की साजिशें रची जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जब लोगों के पास कब्रिस्तान है, और आज से नहीं बल्कि कहा जा सकता है कि कई दशकों से वहाँ पर लोगों को दफन किया जाता है, उस ज़मीन को भी ये लोग छीनना चाहते हैं। अगर आपको सरकारी भवन बनाना है अच्छी बात है, आपको स्कूल बनाना है, कौन नहीं चाहता है कि उसके माशरे में, उसके इलाके में स्कूल ना हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि कल को आप किसी कब्रिस्तान या किसी शमशान घाट पर स्कूल बनाने की बात करने लगे। अभी हाल ही में मधुबनी ज़िला के ही एक असोथू एक जगह है, वहाँ पर अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा एक स्कूल बनाया जा रहा है। वहाँ के विधायक जी वहाँ पर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि हम स्कूल नहीं बनाने देंगे। समझ नहीं आ रहा है कि जहाँ पर स्कूल सही ज़मीन पर बन रही है वहाँ पर विधायक जी कह रहे हैं हम बनने नहीं देंगे, और एक जगह जब कहा जा सकता है कि कब्रिस्तान है तो वहाँ पर इन लोगों को स्कूल बनाना है, तो हालात सही नहीं है। ऐसे में अगर सिस्टम इसी तरह से करेगी तो मुसलमानों को मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ेगा। और नतीजा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहन बेटियाँ इस कड़ी धूप में
जब लोग पसीने से तरबतर हैं, यहाँ एक बीच सड़क के पास उतर करके उन लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है। कागजात हाथों में है। मुझे उम्मीद है कि मधुबनी जिला पदाधिकारी महोदय इस पूरे मामले को खुद से संज्ञान में लेंगे और अगर न सिर्फ मधुबनी जिला पदाधिकारी को बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री के मुखिया नीतीश कुमार को इस पूरे मामले को देखना चाहिए कि जब इन लोगों के पास तमाम कागजात है तो फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको स्कूल एक कब्रिस्तान के ऊपर बनाना है। इस पूरे मामले को लेकर के ये लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, यकीनी तौर पर ये लोग कुछ ना कुछ काम करते होंगे। अपना काम धाम छोड़ करके राम लखन जैसे लोग जब सड़क पर उतर करके मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते हैं तो लगता है कि ये मामला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि कल आने वाले दिन में ये भी मुमकिन है कि किसी हिंदू को भी इसी तरह परेशान किया जाए। कभी शमशान घाट पर इस तरह की बातें हो सकती है तो कभी कब्रिस्तान पर इस तरह की बातें हो सकती है। हम इस पूरे मामले को लेकर के और भी आगे कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और इस पूरे मामले पर जो कुछ भी बातें सामने आएगी वो आप तमाम लोगों तक पेश करेंगे। अभी हम मौजूद हैं फुलपरास के धरना स्थल में और हम कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मोहसिन मेरा नाम है। मोहसिन भाई, कहाँ घर है आपका? मेरा नरैया बाजार घर है। तो आपके इलाके का ये कब्रिस्तान है? जी जी जी। कभी देखा है किसी को दफन होते हुए वहाँ? मेरी अम्मी इंतकाल की है, मेरा अब्बा इंतकाल किया है और मेरा दादा दादी सब एक ही लाइन से है, जो कि अभी हमको लग रहा है कि पूर्णतः आपका कहना है कि आपके अब्बा, उनके अब्बा, दादा दादी एक ही लाइन से दफन है, जो कि जिंदा अभी कब्र है। अभी हमको लग रहा है कि अभी वो अच्छी तरीके से गला भी नहीं होगा। इस बात का हम लोग को अफसोस है कि उसको रेंद करके और वहाँ पर लाश को हटाया जाएगा। इससे हमको बहुत खौफ नज़र आ रहा है और हम लोग रोना आते हैं कि हम लोग इस सूबे के मुखिया नीतीश कुमार हम लोग का सेकुलर नेता थे, हम लोग उनसे भरोसेमंद थे पूरे, लेकिन आज उन्हीं के द्वारा और उन्हीं के पदाधिकारी के द्वारा कहे जाते हैं कि हमारे ऊपर से दबाव बना हुआ है। लेकिन हम एक और बात कहना चाहते हैं कि जिस टाइम एनओसी दिया गया था उस टाइम हमारे कब्रिस्तान पर कोई पदाधिकारी आकर के निरीक्षण नहीं किया, न नोटिस दिया, न कोई वहाँ पे जो मुदाले 1965 में आज़ादी से पहले दिया गया था। उस टाइम हम लोग का जिला जो था दरभंगा था, उस टाइम दरभंगा में मुदाले हुआ था तो मुदाले में वो आदमी भी कब्रिस्तान पे मौजूद था। जब निरीक्षण करने के लिए सीओ जब आया, एनओसी देने के बाद जब विरोध हुआ, उसके बाद सीओ जो आया तो उस व्यक्ति से मुलाकात हुआ, जो वो मिलिट्री था, उसका बेटा, उसका नाम जयप्रकाश राय नाम है। वो खुद ने बोला सीओ साहब को, सीओ साहब मुसलमान समुदाय को इस तरह से तंग मत कीजिए, आपने एनओसी दिए। जयप्रकाश राय तो उसने सीओ साहब को हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि सर आपने एनओसी दिए तो आप एक बार निरीक्षण कर लेते, उसके बाद आप एनओसी दिए। किसी के दबाव में, किसी मंत्री के दबाव में, किसी के दबाव में आप नहीं देते। उसका ऑन रिकॉर्ड अभी भी है, उस व्यक्ति ने ऐसा जवाब उनको दिया। तो उस टाइम एनओसी बैठे बैठे किसी के दबाव में दे दिया है। हम सरकार से निवेदन करेंगे कि जिस उम्मीद से पूरे बिहार के मुसलमान सेकुलर नेता माने हुए हैं, उस उम्मीद से हम लोग को टारगेट नहीं बनाया जाए। बस मेरा यही आग्रह है। तो ये मुसलमानों का ये हाल है कि बेचारे वोट करते हैं ये सोच करके कि सेकुलर नेता है, लेकिन नेताजी चले जाते हैं राइट विंग के साथ और बाद में उनका मिजाज भी बदल जाता है। अब सोच करके देखिए कि किसी के बाप का जनाजा जो है उससे मिट्टी में दफन कर दिया गया है और बाद में उसकी डेड बॉडी को उखाड़ा जाए, ये उस इंसान की ज़िंदगी का शायद सबसे ज़्यादा दर्दनाक लम्हा होगा। एक साहब जो है अभी बात कर रहे थे, उन्होंने कुछ और बात करना चाहे, क्या कह रहे हैं? हम लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि हमारे नीतीश बाबू हम लोग के सेकुलर हैं, हम लोग के रहबर हैं मुसलमानों के, तो हमारे क्षेत्र के एक संजय जहाँ हैं राज्यसभा के सदस्य, वो उनका अभिनंदन समारोह था मधुबनी में, तो वो सुबह होकर अपने घर आए थे। 200 आदमी तकरीबन वहाँ बैठे थे। मैं ये आवेदन पेश किया, हमने आग्रह किया कि हुजूर थोड़ा इसको अपने तौर से देख लिया जाए। तो हमको भरे सभा में कहते हैं, कह रहे तुम लोग मुसलमान वोट देता है, दिया है, नीतीश को वोट दिया है? हम कहा बिल्कुल दिया है हुजूर। नहीं गलत था, तो हम कहा बिल्कुल हम गलत सही कह रहे हैं। संजय झा जी हमसे बोले, सैकड़ों लोग वहाँ बैठे हुए थे कार्यकर्ता, और हमको इस तरीके से टारगेट किया गया। हम आशा लेकर गए थे कि हमारे नीतीश बाबू के ये मंत्री हैं, हमारी बात को सुनेंगे, हमारे दर्द को सुनेंगे। तुमको ये पता नहीं है कि वहाँ जो ये भी बोले वो क्या परिवहन मंत्री वहाँ जो है वो लाई है, उसको हम कैसे कह सकते हैं? ये तक हमको कहा गया। सैकड़ों लोग वहाँ बैठे थे। मतलब उन्होंने सीधे तौर पर ये आपसे कह दिया कि भाई तुम मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। ये कहा गया हमको। हमने कहा वोट दिए हैं तो गलत आईना दिखा दो। नहीं, सही आईना मैं दिखा रहा हूँ कि मैं वोट दिया हूँ। हम सेकुलर मानते हैं उनको कि हमारे रहबर हैं नीतीश बाबू, और उसी आस्था पर हम आशा पर आपके यहाँ आए हैं हम।
यह हमारे एक साथी थे हमारे बगल में, कहा कि सरकार का बहुत गलत मैसेज आएगा आवाम के बीच। कहा जाओ जाओ, ऐसे ही गलत जाता है। यही जवाब मिला हमको संजय झा की ओर से। तो ये हम फुलपरास पहुँचे हुए थे और हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत कर ली है। इन तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद जो बातें समझ आती है वो ये कि एक कब्रिस्तान जहाँ पर लोगों को दफन किया जा रहा है दशकों से, कई सालों से, आज़ादी से पहले से। और कहा जाता है जैसे वक्फ की ज़मीन है तो आजकल एक बड़ा सोसा छोड़ दिया गया है कि बिल लाया गया है, उसके ज़रिए ये बातें कही जाती है कि वक्फ की ज़मीन का कागजात लोगों के पास नहीं है। जैसे एक होता है रजिस्टर्ड डीड होता है, एक होता है नो रजिस्टर्ड डीड। अगर इस ज़मीन की आप बात करेंगे तो ये आज़ादी से पहले का है, तब तक रजिस्ट्रेशन का कोई ख़ास सुविधा नहीं था, लेकिन तब से कब्रिस्तान है। इसका मतलब साफ है कि एक दशक से, कहा जा सकता है कि एक सदी से वहाँ पर जो है वो आपको लोगों को दफन किया जा रहा है। ऐसे में उसी कब्रिस्तान के ऊपर स्कूल का बनाना या किसी सरकारी भवन का बनाना सीधे तौर पर एक कौम, एक मिल्लत के साथ नाइंसाफ़ी है। इस पूरे मामले पर मधुबनी ज़िला पदाधिकारी को, बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और इस मामले में इन लोगों की मदद करनी चाहिए जो इस कड़ी धूप में अपना कारोबार छोड़ करके यहाँ पर उतरे हुए हैं और इंसाफ की दुहाई मांग रहे हैं। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि आपको लगता है कि ये सब कुछ किसी के इशारे पर किया जा रहा है। अब ये मौजूद है फुलपरास में। आपको बता दें कि यहाँ पर लोग जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने कब्रिस्तान को बचाने के। आप सोचिए कि आज क्या दौर आ गया है कि मुसलमानों को अपने कब्रिस्तान को बचाने के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार ये महिलाएं यहाँ पर क्यों उतरी हुई। काहे आई है? हम आए हैं बाबू ये चलते कि हमारा वहाँ पर कब्रिस्तान है, वहाँ पर हमारा बाप दादा गुजरे हुए, पूरा खानदान गुजरे हुए, और वहाँ पर वो लोग जो जाके स्कूल बना रहा है, बिगाड़ी बना रहा है, तो हमारा तो बाप दादा कलपेगा, युएगा, वो लोग के क्या गुजरेगा, तो हस्ती पर क्या गुजरेगा। लड़का क्या कर रही है? सब निकलेगा वहाँ पर का मैंने नाला पर भी गाड़ा हुआ है। हम यही तक नीतीश कुमार के दिए कि कहीं हमरा से रोड पर निकाल दे, हैं हमरा से बर्बाद कर दे, हमारा घर को गाड़ी हम लोग बाप दादा का जाकर घर बना दे, स्कूल बना दे। आपको लगता है कि मान लीजिए वहाँ पर बुलडोजर चलाएगा, ट्रैक्टर चलेगा, जेसीबी चलेगा, वहाँ पर अच्छा होगा? नहीं ना होगा। हमारे लोग का यही पर कहना है कि हमारे वहाँ पर नहीं कत्ल हो जाए ना, मोर बने नहीं दे, कत्ल हो जाए ना बने देने, जितना के मरदा मार दे, जितना के मरदा मार दे, कत्ल हो जाए ना बने नहीं देने, कब्रिस्तान नहीं तो बने देने, नहीं बनने दीजिएगा, कब्रिस्तान को नहीं बनेगा, नहीं स्कूल नहीं बने देने, कब्रिस्तान को नहीं बनेगा, अब बाकी जगह बनेगा, बाकी कहीं बना ले, पहले कब्रिस्तान को नहीं, कब्रिस्तान ऊपर बना ले, घाट ऊपर बना ले, कहीं बना ले, कोई ना, हम कब्रिस्तान पर कत्ल होने मर जाने बने नहीं देना। हाँ, हम लोग इतने हमरा का नाम है कि हमरा लोग का फैसला कर दी। आप काहे बैठे हैं? बच्चे हैं यही लिए बाबू, मेरे कब्रिस्तान में वो स्कूल बना रही है, लोग हमला कर रहे हैं मेरे कब्रिस्तान पर नहीं बनने। मेरे बाप दादा का है उजरन, मेरे बाप दादा को तोड़ेगा, आप लोग के रिश्तेदार वही दफन है? जी हाँ, सब मेरा ससुर बसुर जितना खानदान सब इसी पर है। मैं उसमें स्कूल नहीं बनने देंगे। आपका उम्र कितना होगा? 70। आपके ससुर भी वही दफन? जी हाँ, उसी जगह मेरा ससुर भैंसुर दियादीन जितना पूरा खानदान है सब मेरा उसी जगह। गाड़ी JBC करेगा, हजित पूरी करेगा, मुनासिब तो नहीं है, रोल चलेगा, ये मुनासिब तो नहीं है, होने नहीं देंगे। मर जाएंगे, कब्र में मेरे गाँव जाएगा, उसमें मैं होने नहीं देंगे, कत्ल हो जाएंगे, मन होने
नहीं देंगे। हमरा सबका कारण नहीं है। ये जो औरतें हैं ये इसलिए बिलक रही है क्योंकि ये जानती कि कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जो यकीनी तौर पर हर मुसलमान को एक न एक दिन वहीं जाना है, और ऐसे में जो लोग वहाँ पर दफन है उनकी बॉडी के साथ, उनकी लाश के साथ बेरुखी करना यकीनी तौर पर ये सही नहीं है। किसी भी इंसान के अंदर अगर थोड़ी भी इंसानियत होगी, अगर वो इस मामले को लेकर के सोचेंगे। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को लोगों ने इसलिए वोट नहीं किया था, मुसलमानों ने इसलिए वोट नहीं दिया था कि ये हालात हो। ऐसा भी वक्त आए कि मुसलमानों के कब्रिस्तानों से उनकी डेड बॉडी को उखेड़ा जाए। ये कितनी दर्दनाक और कितनी पीड़ादायक बात है, इसे समझने की जरूरत है। और भी महिला हैं, बच्चे काहे हैं यहाँ पर? क्या बाबू का बाप दादा ये वजह है कि काहे आप हैं यहाँ पर? जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, उनकी एक ही मांग है। अब सवाल ये है कि भैया ऐसा तो नहीं है कि बिहार में जमीन की कमी हो गई है, या जिस गांव में भी ये कब्रिस्तान है, किस गांव है? गांव का नाम क्या है? तो ये जो सकुआ कब्रिस्तान है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जमीन की कमी, आज़ादी से पहले से वहाँ पर लोगों को दफन किया जा रहा है। ऐसे में वहाँ पर स्कूल का बनाना, सिर्फ उसी जगह स्कूल का बनाना, ये किसी भी तरीके से जायज़ नहीं। लोगों का ये कहना है कि भैया कब्रिस्तान के आसपास में या उसके अगल बगल में जितनी ज़मीनें खाली हैं वहाँ पर आप बना लीजिए, और सरकार अगर चाहे तो कुछ लोगों के प्राइवेट लोगों से बातचीत कर ले, जिनकी ज़मीन है उनसे ज़मीन खरीद ले और वहाँ पर स्कूल बना ले। मुझे उम्मीद है कि गाँव समाज के तमाम लोग यही चाहते हैं कि स्कूल हो। कौन नहीं चाहता है कि स्कूल नहीं हो? लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं होता है कि किसी के घर को, किसी के आशियाने को उजाड़ करके आप स्कूल बना देंगे, किसी के कब्रिस्तान को उजाड़ करके आप स्कूल बना देंगे। ये जो हो रहा है यकीनी तौर पर गलत है, और इसके लिए बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को स्वतः संज्ञान लेने की जरूरत है और इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि उनके अधिकारी पदाधिकारी इस तरह के फैसले जो ले रहे हैं वो विराम लगाए। और इस फैसले पर, क्योंकि मुझे यहाँ तक खबर मिली है कि वहाँ पर ईंट भी कुछ दिन पहले जो है वो गिराई गई थी, तो ये बेहद अफसोसजनक मामला है। मुझे उम्मीद है तमाम मुस्लिम समाज के बड़े बड़े नेताओं का, जो अपने आप को मुस्लिम समाज के फिक्रमंद कहते हैं, वो इस पूरे मामले पर अपनी राय रखेंगे और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से इस मामले को लेकर के मांग करेंगे कि ऐसी कोई घटना जो है वहाँ पर घटित ना हो। किसी भी तरीके से कब्रिस्तान के ऊपर जेसीबी